प्रॉब्लम बच्चे कहाँ सबमिट कर रहे हैं, कोई ईमेल आईडी दे रखा है आपने उनको सपोर्ट का, तो अगर उसका एक्सेस हमें मिल जाता तो हम बच्चों के इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इससे पहले आपको भाग 15 तक पढ़ा दिए थे। कौन सा टॉपिक था उसमें? निर्वाचन के बारे में, कैसे पार्टियां बनती हैं, ईवीएम वगैरह के बारे में सब बता दिए थे। आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सर क्लास 12 बजे से ही होगा क्या बाबू? देखिए बाबू, जब तक आपको नेक्स्ट सूचना नहीं दे देते हैं तब तक क्लास 12 बजे से ही होगा। एप्लीकेशन का जो ट्रायल चल रहा है वो लड़कों तक पहुंच रहा है। बहुत से लड़कों को प्रॉब्लम आ जा रहा है, इस वजह से ट्रायल को एक बार में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाते हैं सब। चलिए अब ध्यान से समझते हैं आगे। हम लोग भाग 15 के बारे में पहुँचते हैं। देखिए जितने लड़कों को, कई लड़कों को मतलब इसमें एक्सेस में प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्वालिटी ऑप्शन दिया जा चुका है लड़कों को, उनको थोड़ा एक्सेस में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मेरी ओर देखिए, अब ध्यान से आगे समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए इधर। अब भाग संख्या 16 देखते हैं। भाग संख्या 16, भाग संख्या 16 में किस चीज की चर्चा है? इसमें कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा किया गया है। कहा गया है कि संविधान जो है वो संवैधानिक रूप से कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। तो ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ खास लोग हैं। अब भैया वो कौन कौन खास लोग हैं? इसकी चर्चा 300 कहाँ से शुरू होगी? 330 से 342। इसकी चर्चा कहाँ से शुरू होगी? 330 से 342 तक चर्चा होगी इसमें। अब 330 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 330 में क्या कहता है? आर्टिकल 330 में कहा गया है कि लोकसभा में, देखिए इसमें जो मेन आरक्षण दिया गया है वो एंग्लो इंडियन को दिया गया है, एससी को दिया गया है, एसटी को दिया गया और ओबीसी को दिया गया। तो इस कुछ खास वर्गों के आरक्षण के लिए मेन इसी में चर्चा किया गया है। कहाँ से शुरू होगा भैया भाग 16? 330 से लेकर 342 तक। इसमें लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण की चर्चा किया गया है। कहा गया है कि लोकसभा में किसका आरक्षण रहेगा? एससी का भी रहेगा और एसटी का भी रहेगा। कुछ सीटें आरक्षित रख दी जाएगी कि भैया इतने सीटों पर एससी उठेगा और इतने सीटों पर एसटी उठेगा। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का होता है शेड्यूल ट्रिबल कास्ट। ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े होते हैं एसटी, ये अनुसूचित जनजाति में होते हैं, मेनली आदिवासियों को रखा जाता था इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी को ही रखा जाता है। जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं उन्हें एसटी में रखते हैं और बाकी को एससी में रखते हैं।
तो ये सबसे नीचे चला जाता है एसटी, उसके ऊपर हो गया एससी। तो एससी और एसटी के लिए आरक्षण की चर्चा यहाँ पर है, अनुच्छेद 330 में है। आपके यहाँ भी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप देखिएगा कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो सांसद है इस बार एसटी रखा जाएगा, आप चाहकर भी वहाँ पे नहीं उठ सकते। अब ये कैसे आरक्षण दिया जाता है, तो इसका बहुत पुराना विवाद था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। देखिए भारत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंबेडकर साहब क्या चाहते थे, उनका कहना था कि दलितों के लिए जो एसटी है ना, उसके लिए एक अलग क्षेत्र ही दे दिया जाए, उन लोग को क्या दे दिया जाए, एक अलग क्षेत्र दे दिया जाए। तो महात्मा गांधी कहें कि भैया हम अलग से क्षेत्र नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि हमें जो आरक्षण दे रहे हैं वो एक अलग क्षेत्र दे दीजिए। तो महात्मा गांधी कहें कि हम आपको अलग क्षेत्र दे देंगे ना, तो दिक्कत ये हो जाएगा कि आप इस पर अपना हक जताने लगेंगे, आगे जाके ये कहीं देश की तरह टूट न जाए, इसलिए हम आपको जो आरक्षण देंगे वो चेंज करके दे देंगे। आपको जितना सीट चाहिए आरक्षण हम जहाँ तहाँ से दे देंगे, लीजिए हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा आरक्षण दे देंगे कि लीजिए भैया इस साल आप यहाँ से आपका सीट आरक्षित है, अगली बार हम ये सारी सीटों को हटा देंगे, कर देंगे भैया यहाँ जनरल आदमी चुनाव लड़ सकता है, और इतनी ही जो आरक्षण की सीटें हैं वो हम आपको दूसरे जगह पे दे देंगे, तो एससी एसटी के लिए जो सीटें होती हैं वो आरक्षण तो होती है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं होता है, संयुक्त होता है, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें कहा गया है कि भैया एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटों को हमें आरक्षित रख देना है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 सीटों को हम लोग क्या करना है, आरक्षित कर देते हैं। 84 और इसको 47 सीटें को हम क्या कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। तो इतनी सीटें तो भैया आरक्षित हो गई। इतनी सीटों पर जब भी उठेंगे लोग, कौन उठेंगे, एससी एसटी उठेंगे। बाकी बच गई 412 सीटें, वो अनरिजर्व रहती है। बाकी की 412 सीटें कैसी हैं, अनरिजर्व हैं, उसमें जिसको मन वो उठना चाहे वो उठ सकता है। अब यहाँ आप आगे समझिए, लोकसभा में एससी एसटी की चर्चा कब है, किस अनुच्छेद में है, 330 में है। किस में है, 330 में है। ये आरक्षण जो था ये हमेशा के लिए नहीं दिया गया था, ये कब के लिए दिया गया था, केवल संविधान में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, और कहा गया था कि संविधान लागू होता है 1950 में। ये 1960 में अगर देखा जाएगा कि एससी एसटी के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से उनका सुधार हुआ तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन देखा गया कि कुछ खास सुधार नहीं हुआ, इस वजह से इसे समाप्त न करके और आगे बढ़ाया गया। 1960 से 70 लाया गया, फिर संशोधन करके 80 लाया गया। अभी नरेंद्र मोदी ने संशोधन करके ये आरक्षण को कहाँ तक लेके चले गए, 2030 तक लेकर चले गए। 2030 में जिसकी भी सरकार रहेगी वो फिर आरक्षण को बढ़ाकर इसे कहाँ तक ले जाएगा, 2040 तक ले जाएगा। क्या संविधान में इन्हें आजीवन आरक्षण था, नहीं था। कितने सालों के लिए था, 10 सालों के लिए, लेकिन कुछ खास विकास नहीं हो सका, इस वजह से इनके आरक्षण वाली जो सीटें थी इसे बढ़ाकर ये 10 साल करते करते अभी आरक्षण कब तक है, 2030 तक ये आरक्षण रहेगा। खत्म कब हो रहा था, 2020 में। 2020 में खत्म हो रहा था, मोदी जी ने स्टार्ट करके कहाँ कर दिया, 2030 में। हालांकि मूल संविधान कितने वर्ष के लिए आरक्षण की बात कहा था, 10 वर्षों के लिए आरक्षण की बात कहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। 330 में कोई दिक्कत, लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की चर्चा है, आगे बढ़ जाए। क्या हंस रहे भाई, हाँ बाबू, ये मुखिया पंचायत सब जगह लागू होता है, लेकिन मुखिया पे डिपेंड करता है कि सीटें की संख्या। देखिए लोकसभा तो हमारे देश में एक ही है, इसलिए उसको बताना इजी है कि भैया 84 एससी के लिए है और 47 एसटी के लिए। लेकिन भाई आपका गांव अलग अलग है, किसी का गांव बड़ा है, किसी का गांव छोटा है, किसी के गांव में आबादी ज़्यादा है, किसी के गांव में आबादी कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये गांव लेवल पे भी लेवल है, हर जगह ये रिजर्व सीटें होती हैं। आपके गांव में भी देखिएगा कभी कभी सीटें हो जाती हैं कि भैया इस बार महिला के लिए रहेगा, गांव में हो जाता नहीं कि इस बार पुरुष उठबे नहीं करेगा, इस बार महिला उठेगा, तो भी ससुरा पुरुष से उठता है, अपनी पत्नी के नाम पे उठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखते हैं पत्नी का नाम देता है, अपने उठ जाता है, सिग्नेचर अपने करते फिरता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो ये है भैया हमारा ये अनुच्छेद 330। आगे बढ़ जाए, इतने में एससी एसटी का चुनाव होता है। बाकी बचे सीटों पर अनरिजर्व होते हैं, यानी जो आप जिसको मन उठना है वो उठे। 412 सीटें मतलब फ्री है कि आप क्या कर सकते हैं, उठना चाहे तो उठ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। आगे बढ़ जाते हैं।
अरे यार इसमें नहीं समझ में आया कि मतलब क्या होता है? दिमाग से पैदल है सब क्या? ये कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आया, तुम जिंदा नहीं है। अरे भाई ये लाल वाली सीटें समझ जाओ एससी के लिए है, और ये ब्लू वाली सीटें समझ जाओ कि एसटी के लिए है। यहाँ जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ चाह के भी कोई दूसरा नहीं उठ सकता है, मुस्लिम नहीं उठ सकता है, बौद्ध नहीं हो सकता है, जैन नहीं उठ सकता है। यहाँ जब भी उठेगा तो रेड वाले जगह पे एससी और ब्लू वाले पे मान के चलो एसटी उठेगा। हो गया यहाँ पे एक बार का खत्म। अब उसके बाद अगले साल यही, ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं उठेंगे, फिर उनको 47, एससी को कितना देना है 84 और एसटी को कितना देना है 47। कहा जाएगा भैया हमेशा आपको ये सीट नहीं मिलेगी, अब की बार सीट बदल देते हैं। अब की बार सीट को क्या करते हैं भैया, बदल देते हैं। चलिए भैया कैसे देखते हैं, बदल देते हैं। तो इस बार बदल देते हैं हम, एससी के लिए कोई दूसरा सीट देख लेते हैं, ताकि हमेशा ऐसा ना हो कि वो जो एरिया एससी और एसटी के लिए रिजर्व रह जाए हमेशा के लिए। सारे जगह के एससी एसटी को मौका मिलना चाहिए। यानी संसद में कुछ भी हो जाए, कम से कम एससी कितना पहुंचेगा 84, और कम से कम एसटी कितना पहुंचेगा 47, पहुंचना ही पहुंचना है उसको। ये उसके लिए रिजर्व रखा गया है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा जीतना है तो जीत सके, लेकिन इससे कम नहीं जीत सकता है। शायद मान के चलिए कि 100 एसटी जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं जीतना चाहिए। इससे कम जीतेगा कैसे, क्योंकि 47 सीटों पे दूसरे को उठने ही नहीं दिया जाएगा। जब भी उठेगा तो एसटी ही उठेगा, जब भी उठेगा 84 पे तो एससी ही उठेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दिया गया था। अब इसके बाद आता है 331, 331। इसमें कहा गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा एक्चुअली लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। जो लोकसभा है, इसमें लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की विशेषता है। दो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहब। किसी को दिक्कत, राष्ट्रपति साहब इसे क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अभी ये खत्म हो गया है, अभी ये व्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियन अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहले समझिए कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है। देखिए, जब भारत गुलाम था तो यहाँ पे पुर्तगीज भी रहते थे, डच रहते थे, ब्रिटिश रहते थे, फ्रांस वाले रहते थे, स्वीडन वाले रहते थे। यानी भारत को जब गुलाम बनाया गया था तो केवल यूरोप के लोगों ने ही गुलाम बनाया, और किसी महाद्वीप के लोगों ने हमें गुलाम नहीं बना के रखा था। केवल यूरोप के लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, स्पेनिश हो, ब्रिटिशर्स हो। हालांकि ज़्यादातर तो एरिया पे, भारत के 95% एरिया पर किसका कब्जा था, ब्रिटिशर्स का कब्जा था। थोड़ा बहुत गोवा वगैरह पे पुर्तगालियों का था, डच वगैरह तो बाद में चले ही गए थे सब। तो वो लोग जब यहाँ ड्यूटी करते थे तो अक्सर आप देखेंगे कि अगर आपकी लॉन्ग टाइम ड्यूटी हो गई ना तो लोग वहीं शादी ब्याह कर लेते हैं। हमारे एक दो दोस्त हैं, सब साथ में पढ़े थे सब, तो कोई इंग्लैंड चला गया, 2-4 ठो, कोई कहीं, तो एगो, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो तो जाके इंग्लैंड में ब्याह कर लिया, वो शादी ब्याह कर लिया, वो इंग्लैंड का हो गया। तो वैसे ही क्या थे कि बहुत सारे इंग्लैंड वाले भारत में रहते थे और यहाँ वो शादी कर लेते थे, और यहाँ शादी करने के बाद अब वो ना इंडियन रह गए, ना ही वो अंग्रेज रह गए। तो उन्हें कहा गया आंग्ल, यानी अंग्रेज और भारतीय। उनके बच्चे को क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय। तो एंग्लो इंडियन वैसे बच्चे को कहते हैं जिसके बाबूजी यूरोप के किसी देश के हो, यूरोपीय किसी देश के हो, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसी संख्या भारत में बहुत ज़्यादा थी। कब, जब देश आज़ादी के कगार पर था, 1947 यानी 1950 के दशक में। क्योंकि जितने वो लोग आते थे यहाँ शादी ब्याह कर लेते थे, और यहाँ शादी भी, जब देश आज़ाद हो गया तो ससुरा चल गया सब, यहाँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया सब। अब बताइए, उनकी संख्या यहाँ करोड़ों में थी, और उनके बीवी बच्चे जो थे वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में कौन सोचेगा। समाज में उनको गलत नज़र से देखा जाता है, रे 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 तुरमाई फसल थी अंग्रेजवा से, अजीब नज़र से उन्हें देखा जाता है। तो उनकी भी बात रखने वाला कोई लोकसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहा गया कि एक काम करिए कि कम से कम 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन रहना चाहिए। तो कहा गया ठीक है भैया, चुनाव में खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जीत जाएगा तो आ जाएगा। तो कहा गया ठीक है।
मान के चलिए कि 2 गो खड़ा हुआ, एक्के गो जीता एगो हार गया, तो कहा गया कि अगर एगो जीता ना तो एक ठो किसी एक एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे कि कम से कम वहाँ 2 रहना चाहिए। लेकिन अगर 2 ठो चुनाव लड़ा है और आम सांसदों की तरह चुनाव जीता है तो राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। मान के चलिए कि एक भी नहीं जीत पाया तो 2 ठो को करेंगे, एगो जीत गया तो एगो को करेंगे, 2 गो चुनाव जीत गया तो मनोनीत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि 1947 में जो बच्चा हुआ था भले वो एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब तो उसका बच्चा प्योर इंडियन है ना। अब एंग्लो इंडियन तो मूल रूप से देखेंगे तो अब एंग्लो इंडियन बचले नहीं होंगे सब, क्योंकि जिसका जन्म 1947-48 में भी हुआ होगा भैया, अब तो वो लोग बहुत कम ऐसा आदमी होंगे लोग जो अब, लेकिन बचे होंगे सब, ऐसा नहीं है, बहुत कम बचे हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मोदी जी ने इसे क्या कर दिया, समाप्त करके रख दिया। क्या अब एंग्लो इंडियन की व्यवस्था है? नहीं है। एंग्लो इंडियन क्या अमेरिका के बाप से पैदा हुआ लड़का को एंग्लो इंडियन कहेंगे? नहीं। एंग्लो इंडियन जब भी कहेंगे तो यूरोपीय देश से के संतान को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? सीट कौन डिसाइड करता है भैया? चुनाव आयोग। स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी तय करती है, राज्य सरकार। किसी को दिक्कत? अब की बार खत्म हुआ है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे यार हम आप लोग के कमेंट देख रहे थे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम इसी चीज को उल्टा कर दीजिए, यहां हो जाएगा सेम चीजें विधानसभा में। आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप उल्टा। यहां देखिए 330 है, अब 332, 333, 332 के बाद क्या आएगा, 333। जो जो चीजें वहां लोकसभा के लिए थी वो चीजें अब यहाँ विधानसभा के लिए हो जाएगा। विधानसभा में किसकी चर्चा? एससी के लिए आरक्षण और एसटी के लिए आरक्षण, और यही चर्चा विधानसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एंग्लो इंडियन। लेकिन ये एंग्लो इंडियन कितना रहेगा? 1 ठो रहेगा विधानसभा में, 1 एंग्लो इंडियन। और ये एंग्लो इंडियन को कौन नियुक्त करेगा? इस एंग्लो इंडियन को यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल करते हैं। देखिए जैसे यहाँ 330 क्या कर रहा था कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए क्या रहनी चाहिए, सीटें आरक्षित रहनी चाहिए, और ये कह रहा था 331 में कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन रहना चाहिए। उसी तरह से भैया अब राज्यों में भी आ जाइए कि हर राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। अब ये हम आपको नहीं बता सकते हैं एक बार में, क्यों? क्योंकि भाई 28 राज्यों में विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं। यूपी में 403, बिहार में 243, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में 70, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। उस हिसाब से आरक्षण की संख्या बढ़ सकती है और घट सकती है। लेकिन लोकसभा तो एक ही है ना, पूरे देश के लिए एक ही है, इसलिए बताना ईजी है। तो अब आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य के हिसाब से देखेंगे, तो ये आपको हिसाब से नहीं पूछेगा। हाँ, जिस राज्य के हैं आप उस राज्य में सर्च कर लेंगे, 2 मिनट मारेंगे गूगल पे तुरंत बता देगा आपको डाटा इलेक्शन कमीशन में। मान के चलिए आप राजस्थान विधानसभा में देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिए कि एससी के लिए कितना रिजर्व है और एसटी के लिए कितना रिजर्व है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कहा गया 333 में कि विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन कम से कम जीत कर आना चाहिए। अगर नहीं जीत कर आया है तो राज्यपाल क्या करेंगे, मनोनीत कर देंगे। अब ये भी व्यवस्था समाप्त की जा रही है। किसी को दिक्कत? देखिए ये एकदम सिमेट्रिक है, ये 2 ठो बात करता है लोकसभा की, एक जगह एससी एसटी की, एक जगह इसमें। अब लड़का कंफ्यूज क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। लड़का कंफ्यूज हो गया। एक लड़का का एग्जाम में पूछा था, कहा कि सर हमको सब पता था कि ये 3 गो जरूरी है, 330 वाला, 330, 331, 332, 333, 333। कहा सर हमको पता था, लेकिन यही कंफ्यूजन में आ गया था कि सर इसमें एंग्लो इंडियन होगा कि इसमें एससी एसटी होगा। ये भी उसको पता था कि ये जो शुरुआत वाला दोनों है ये लोकसभा की बात कर रहा है,
और ये जो है शुरुआत वाला, ये विधानसभा की बात कर रहा है, विधानसभा की बात कर रहा है। लेकिन वो इस बात पे कंफ्यूजन में था कि सर ये पहले एंग्लो इंडियन को आरक्षण देना जरूरी है कि पहले SC ST को, क्योंकि अगर सीक्वेंस से गड़बड़ा जाएगा ना, अगर यहाँ एंग्लो कर देंगे तो यहाँ SC ST, फिर यहाँ एंग्लो, यहाँ SC ST, अब इसको कैसे याद रखा जाए? आप बताइए, उसका भी जो कहना तो जायज़ था। तो याद रखिए, इस देश में अब एंग्लो इंडियन तो है नहीं, तो भैया ज़्यादा जरूरी SC ST है आपके लिए या एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन की संख्या कम है, इसलिए ये ज़्यादा महत्व के नहीं है। SC ST बहुत ज़्यादा संख्या में, और सामाजिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े भी हैं। आज भी जिनका मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो उन्हें हीन भावना से देखते हैं। आज भी गांव वगैरह में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जहां मंदिर में अगर अंदर गर्भगृह में अगर दलित समाज के कोई चले जाते हैं SC ST तो बहुत गलत माना जाता है। आज भी ऐसी परंपरा है। बिहार में तो एक मुख्यमंत्री बन गए थे वहाँ मांझी जी, तो ऐसा न्यूज में आया था कि एक मंदिर में गए थे तो बाद में मंदिर को धुला गया था। अब मंदिर सफाई के लिए धुला गया था तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी जाति विशेष की रख कर धुला गया तो गलत बात है। अब ये मामला 6 साल पुराना है, इसलिए उसको नहीं कूरेद रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कि थोड़ा भेदभाव होता है, लेकिन ये भेदभाव कम पढ़े लिखे लोग या फिर जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी सोच पुरानी है वो करते हैं। शहरी एरिया में कोई जात पात से मतलब ही नहीं होता है। क्या मतलब है यार, काम देखो ना, जाति से क्या मतलब है। डिजिटल इंडिया में तो झमेले खत्म हो गया है। तो लोकसभा में पहले किसकी चर्चा? तो भैया पहले SC ST का आरक्षण जरूरी है, सारा काम खत्म। जब SC ST यहाँ आ गया तो यहाँ एंग्लो इंडियन आ जाएंगे। अब एंग्लो इंडियन, फिर यहाँ पर SC ST और यहाँ पर एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रिक के हिसाब से याद रह जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, जीतन राम मांझी थे। अब देखिए भाई, 2-3 चीज़ों पे आप टिप्पणी करने से बचिएगा। एक धार्मिक चीज़ और एक राजनीतिक चीज़ और एक लड़की उड़की का मैटर, इस सब में कोई दिमाग काम नहीं करता है, इसमें थेथराई काम आती है। जिसको जो लड़की पसंद आ गई, चलो उसको कितनों समझा लो आपकी बात नहीं सुनेगा। जिसके दिमाग में धर्म घुस गया कि हमारा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब, हमारी जाति अच्छी तुम्हारा जाति खराब, अब उसको समझा लीजिए, लॉजिक दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बम मार देगा ISI वालों की तरह। देखिए ना, ISI वालों के दिमाग में बैठ गया कि हमारे धर्म अच्छा है, बाकी को जीने नहीं देंगे, वो सुनबे नहीं करेगा किसी को। राजनीति में भी ऐसे ही होता है, हमारी पार्टी अच्छी तुम्हारी पार्टी खराब, अब ज़्यादा करेंगे तो मार हो जाएगा। इस सूरत में, इसलिए ये 3 चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं लीजिए, हटिए ये सब चीज़ों से। जहाँ ये बहस होता है आप हट जाना चाहिए, सब चीज़ समझाइए नहीं पाइएगा। यानी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया SC ST वगैरह वगैरह के लिए, आरक्षण के लिए। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है SC ST के आरक्षण वगैरह से रिलेटेड में? अब आगे देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ों की कहा गया है कि भैया स्थानों के आरक्षण में मतलब ये सब क्या चीज़ है, नौकरी वगैरह में भी आरक्षण वगैरह दिया गया है। तो ये सब की चर्चा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप सीधे 338 देखते हैं। 333 के बाद देखिए 334 में बोला है कि भैया स्थान पर आरक्षण रहना चाहिए, 35 में बोला है कि नौकरी में आरक्षण रहना चाहिए, 37 में बोल रहा है कि प्रमोशन में भी आरक्षण रहना चाहिए। ये सारा चीज़ें वो उतना ज़रूरी आपसे नहीं है, वो एग्जाम के लिए नहीं पूछेगा आपको। PDF में सब कुछ दिया गया है, PDF में सब कुछ है लाइन बाई लाइन, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? 338 का क, ये ज़रूरी है। देखिए यहाँ कहा गया है कि SC के साथ अत्याचार न हो, इसलिए एक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट कमीशन आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आयोग बनाया जाएगा। और ST के साथ भी दिक्कत ना हो जाए, इसलिए 338 के क में ST आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आयोग बनाया जाएगा। अब इन दोनों आयोग की 2 विशेषता समान की, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इनकी योग्यता कितनी बराबर रहती है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। इनकी मतलब पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर। और जो ST आयोग बनता है ना, इसे भी कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। और इनका भी पावर कितने बराबर होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। यानी कैबिनेट मंत्री समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री हैं। इन लोग का पावर बहुत बड़ा रहता है। अगर आप कहीं पे भी SC यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो सीधे SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा।
और कार्रवाई इतनी भयानक, ये डीएम, एसपी, कमिश्नर सबको सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनका पावर जो होता है वो मंत्री बराबर होता है। और ये लोग रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति को, यानी इनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के अलावा। ये किसे रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को। जैसे आपके दरोगा जो होते हैं थाना के, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, सीओ को करते हैं, एसपी को करते हैं। झाड़ देगा, ऐसे नहीं, ऐसे कर, चट्टा कहीं का तुम घूस लिया होगा। तो जहां आप रिपोर्ट करते हैं ना, वो आपको दबा देता है। तो इन्हें दबाने वाला कौन है, राष्ट्रपति, जो पहले से दबाइल है, इसलिए इन्हें कोई नहीं रोक पाता है। ये बहुत ही भयानक चीज होते हैं एससी आयोग और एसटी आयोग। एससी आयोग और एसटी आयोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप अगर देखेंगे, अगर किसी नॉर्मल आदमी का मर्डर हो गया, अत्याचार हो गया या कुछ हो गया, तो बहुत खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर एससी एसटी का अगर हो गया ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा बवाल हो जाता है, क्योंकि ये आयोग वाले होते हैं ना, सीधे कमिश्नर सब लोगों को लपेटा में ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पद होता है। जैसे महिला आयोग भी बनाया गया है। आप थोड़ा महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलिए ना, देखिए भयानक बवाल हो जाएगा। महिला आयोग जिसमें एंट्री मारती है, डीएम एसपी भी उससे सवाल नहीं कर सकते, सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी। तो महिला आयोग भी बहुत पावरफुल हो जाता है। मानवाधिकार आयोग भी बहुत पावरफुल होता है भैया। कश्मीर वाले जो पत्थर से मारते हैं सब ना सेना को, ये मानवाधिकार वाले उन्हें भी बचा लेते हैं, क्योंकि मानव अधिकार है, कम से कम उन्हें एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। तो मानव अधिकार कई जगह फायदेमंद भी हो जाते हैं और कई जगह घातक भी हो जाते हैं। कश्मीर में मानव अधिकार के वजह से ही मानव अधिकार आयोग ने ही कश्मीर के सेना को कहा, मतलब जो हमारी फौज वहाँ पे है, कि इन्हें एक बार मौका दीजिए ताकि ये सुधर सके। और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। आप देखेंगे तो पिछले 1.5-2 सालों में जब से सेना ने ये ऑफर दिया कि अगर आप हथियार छोड़ देंगे तो हम आपको गोली नहीं चलाएंगे, तो बहुत से आतंकवादी जो घिर जा रहे हैं, चारों ओर से सेना घेर ले रही है उन्हें, तो वो जब सरेंडर कर रहे हैं ना, तो मुख्य धारा में मिल जा रहे हैं। क्योंकि बंदूक से बंदूक का जवाब देंगे ना, तो एक ठो मर जाता है और बदला लेने के लिए 4 ठो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर एक को सरेंडर करा के मुख्य धारा में जोड़ लेते हैं, तो एक ये तो हमेशा आपका वफादार हो गया, दूसरा आप ही किसकी घर द्वार सब जान गए कि कहाँ का रहने वाला है, उसको कहिए कि अगर तू करेगा तो घर द्वार उजाड़ देंगे। दूसरा, इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है उनकी खुफिया चीज़ों की। तो जिनके आगे कमीशन लगा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो या तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे या तो वो रिपोर्ट देंगे राज्यपाल को, और इसको आप दबा नहीं सकते। तो एससी और एसटी आयोग बहुत ही पावरफुल है। ये 75 बार एग्जाम में पूछा है कि एसटी आयोग 338 और एसटी आयोग, एससी वाला 338 और एसटी वाला कितने में है भैया, तो ये है आपके 338 के कम है। ये किसे रिपोर्ट करते हैं बताइए, किसे रिपोर्ट करेंगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। किसे रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। देखिए एससी की संख्या ज़्यादा है, आपको भी पता है कि भैया एससी की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें 7 सदस्य रहते हैं, इसमें 5 सदस्य रहते हैं। तो इनमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इनमें सदस्यों की संख्या कम है। तो ये सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा और कम हो सकती है सब एससी और एसटी में। तो ये एससी आयोग समझ में आ गया और एसटी आयोग समझ में आ गया। आगे जाएंगे जब संशोधन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसमें जो पावर दिया गया इन लोग को, वो 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिया गया था, और जबकि इनको जो अधिकार दिया गया वो 89 संशोधन 2003 द्वारा दिया गया था। तो ये टॉपिक तो संशोधन में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक संशोधन का है, तो उसमें हटाएंगे अमेंडमेंट में। अभी आप ये समझिए कि एससी के लिए ये हो गया, एसटी के लिए ये हो गया। एससी और एसटी में ज़्यादा मतलब पिछड़ा कौन है, एसटी होता है। इसका पावर, ये आयोग का इतना पावर है ना कि कभी कभी ये एससी एसटी एक्ट लगा देता है। हरिजन एक्ट में फंस जाएंगे तो बहुत बुरा केस हो जाता है। अल्पसंख्यक आयोग में फंस जाएंगे तो बहुत भयानक केस हो जाता है। महिला आयोग में फंसेंगे तो बहुत भयानक केस हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। जैसे मान के चलिए पटना कोचिंग में पिछले 2 साल पहले हमारे ऊपर बम चल गया था, तो हम नॉर्मल थे, बम चला, कुछ खास नहीं हुआ, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, सबको पता कौन मारा है, लेकिन जानबे करते हैं आपको भी समाज में आपको भी रहना है, तो आप इन लोग से उलझ के नहीं रहना चाहते आप। लेकिन अगर हम एससी या एसटी रहते ना तो सीधे आयोग के पास चल जाते, और वो आयोग जो बहुत ज़बरदस्त कानून लगा देती। कहीं हद तक इनके साथ ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर समाज में डर नहीं रहेगा तो ये लोग खुद ही बहुत पिछड़े हैं और लोग इन्हें दबा के रख देंगे।
आज भी गांव में बहुत से ऐसी जगह में मिलेंगे जहां इन्हें मतलब दुआरी पे बैठने नहीं दिया जाता है। तो अगर डर खत्म कर देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज भी लोग SC ST से थोड़ा भी नहीं डरते हैं, डरते हैं तो केवल इस आयोग से कि भैया केस हो जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसका कई जगह मिसयूज भी होता है और कई जगह इसके पॉजिटिव भी हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं भैया, कहीं उसका यूज तो कहीं उसका मिसयूज। मिसयूज करने वाला गलत होता है, न कि कानून गलत होते हैं। सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तो कानून दिया गया है कि महिला किसी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया है, मतलब उसका रेप किया गया है, या महिला खुद से उसके साथ संबंध बनाई है, शारीरिक संबंध, ये किसी सबूत गवाह पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा महिला के बयान पर। इसका मिसयूज भी धड़ल्ले से होता है भैया, कि एक महिला अगर कह देगी कि नहीं इसने हमारा रेप किया है, मतलब वो रेप किया है, भले वो दोनों सहमति से क्यों नहीं संबंध बनाए हो। तो इसका भी बहुत जगह मिसयूज होता है। सुनते होंगे कि 2021 में आके महिला कहेगी कि 2019 में हमारे साथ रेप हुआ है। भैया 2 साल से तू सुतल थी। तो कहीं जगह बहुत सारे जगह मिसयूज भी होते हैं इसके, और कई जगह इसके मतलब भी होता भी है। अब कई जगह देखेंगे ना कि शादी का झांसा देकर, झांसा मतलब कौन चीज होता है, अरे ससुरी तू नहीं झांसा, शादी का झांसा दिया तो तू झांसा में आई काहे लिए। अजब हाल है यार, कुछ चीजें का मिसयूज भी होता है। नहीं देखे होंगे शादी का झांसा देकर महिला के साथ करता रहा दुष्कर्म, अरे ससुरी तू नहीं, तुरा झांसा देके तू झांसा में आई क्यों। अगर हमको कोई कहेगा कि बंदूक का झांसा देकर गोली चलवाया तो कोर्ट हमको माफ कर देगी, कहेगी तू काहे चल गया रे, काहे गोली चलाया। अब महिला को कह देगा झांसी का शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा, तो झांसा में गई काहे थी। हद है यार, खैर छोड़ो। इसका मिसयूज बहुत भयानक हुआ था। एक्चुअली ऐसा कानून बहुत पहले बनाया गया था, हम आपको बताए थे महाराष्ट्र की घटना, जब मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तब याद कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आयोग के बारे में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। SC आयोग के बारे में 39 में कहा गया है कि SC और ST का प्रशासन की चर्चा किया गया है 339 में। हाँ भाई, मिसयूज हर जगह होते हैं, कहाँ मिसयूज नहीं होता है। देखिए बात समझिए, ये SC और ST का मिसयूज कैसे हो जाता है। भाई साहब मिसयूज तो बहुत, कौन कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो रहा है, बताओ तो भैया। कौन सा ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता है कोई कानून जिसका मिसयूज नहीं। मूल अधिकार का मिसयूज नहीं होता है, कश्मीर में पत्थर मार देते हैं तो मूल अधिकार खत्म कर देना चाहिए। हाँ, नेता अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो नेताओं को खत्म कर देना। ये तो डिसिप्लिन की चीजें आ जाती है। ये किसकी आ जाती है, डिसिप्लिन की। देखिए अब आप बात समझिए ध्यान से, जब कभी भी सरकार बनती है ना, तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि राज्य सरकार किसी जाति विशेष पर ज्यादा ध्यान देती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार आएगी तो आपको पता है कि वो किस पर ज्यादा ध्यान देंगे। आपको पता है बिहार में लालू यादव जी की सरकार आएगी तो आपको भी पता है कि वो ज्यादा ध्यान किधर देंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार आएगी तो वो किधर ज्यादा ध्यान देंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो वो किधर ज्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ गया कि सबका अपना है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की जाति धर्म की ओर ज्यादा ध्यान देगी, आपको ही पता है। तो राज्य सरकार जो होती हैं उनका जो चुनाव का मुद्दा होता है बहुत नॉर्मल मुद्दा होता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर होता नहीं है, केंद्र भी हस्तक्षेप करती है। इसलिए संविधान वाले जानते थे सब कि राज्य सरकार जो होगी ये जाति वाली मुद्दे को बहुत बेहतरीन ढंग से भुना देगी। इसलिए क्या कह दिया गया 339 में, कहा गया कि देश में SC तथा SC ST का कल्याण तथा उसका प्रशासन केंद्र का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य है, केंद्र का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है, केंद्र सरकार का कर्तव्य है। इसलिए उसके अधिकारी केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाएंगे, उसके लिए फंडिंग केंद्र सरकार से आएगी। तो जो आरक्षण आप चिल्लाते हैं ये केंद्र सरकार के हाथ में है बखूबी। उसे चाहे तो वो बना सकते हैं, चाहे तो वो घटा सकते हैं। अब केंद्र सरकार के इसमें चाल समझिए क्या होता है। केंद्र सरकार खुद ही आरक्षण देती है। वर्तमान में मोदी जी ने, उनके सामने तो 2020 वाला आरक्षण खत्म भी हो रहा था, उन्होंने ही तो बढ़ाया। अब ये दो नाव पे चलते हैं। ये क्या करते हैं, जानते हैं कि अगर हम आरक्षण खत्म करेंगे तो हमें वोट नहीं मिल पाएगा, तो ये इसलिए ये आरक्षण को देते रहते हैं। और अपने कुछ छोटे मोटे नेता जिनका कुछ खास वैल्यू नहीं है उनसे कहला देते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आप देखेंगे किसी भी पार्टी में तो उस पार्टी का बड़ा नेता आरक्षण खुद ही देता है,
सब कुछ करता है, और उसी पार्टी के छोटा नेता व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर आके गरियाएंगे कि आरक्षण खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। हम ये किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे कि दुनिया में कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत की चुनाव पार्टियां सबका डीएनए एक जैसा है। कोई आगे से लूटता है, कोई पीछे से। जैसे अजगर खड़ा घोंट जाता है, नाग काट लेता है, तो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अजगर और नाग की तरह, कोई खड़े घोंटेंगी, कोई जहर दे के मारेंगी। अब कुछ छोटी मोटी पार्टियां बिच्छी की तरह, आपको पसंद करना है आप किससे कटवाइएगा। नाग, अजगर, बिच्छी, डायनासोर अलग अलग हैं ससुरे, सब के सब जहरीले। इनकी दो धारी नीति होती है। इनके बड़े नेता सोच समझ के बातें करते हैं, ट्रायल करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि मेरी इस बात का महत्व क्या होगा, और छोटका वाला आग लगाता है सब यहाँ पर, और आप उलझ के रह जाते हैं। तो आरक्षण को खत्म करना या बढ़ाना या घटाना, ये चीजें, ये ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार का क्या है? कर्तव्य है। आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैं आपके क्लास में एडमिशन लेना, अरे भैया तुमको कैसे समझाएं, हमारा जो लड़का अभी पढ़ रहा है वो खुदे अभी परेशान है, समझ रहे हो? तो हम कहाँ से नया एडमिशन ले लेंगे? जगह नहीं है, फुल होने की वजह से दिक्कत होने लगता है। यहाँ पर देखते हो एप्लीकेशन 10 दिन से अपडेट 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 अभी भी आ ही रहा है। कई लड़कों की समस्या खत्म नहीं हुई है अभी तक, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग। किसी को SC ST में प्रॉब्लम नहीं। अब जरा OBC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? OBC। तो 340 में किसकी चर्चा है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसे कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास OBC। ये देश की बहुत बड़ी जनसंख्या OBC के अंतर्गत आती है। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या OBC के अंतर्गत आती है। अब वोट बैंक की राजनीति में OBC पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, OBC पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो इसमें OBC आयोग की चर्चा की गई है। OBC आयोग, देखिए यहाँ SC आयोग, ST आयोग, यहाँ OBC आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसे हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। ये 2 बार गठित किया गया है। ये दोनों से पूछा क्वेश्चन है। पहला था काका कालेकर समिति। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था? काका कालेकर समिति। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम क्या था? काका कालेकर समिति। तो क्वेश्चन सीधे पूछेगा काका कालेकर समिति का संबंध किससे है? मार देंगे SC ST से। तो इसमें गलत हो जाता है। आप ऑप्शन कैसे देगा? SC से संबंधित है, ST से संबंधित है, SC ST तथा OBC तीनों से संबंधित है, OBC से। किससे? OBC से। बट ऑप्शन में OBC नहीं रहेगा, पिछड़ा वर्ग रहेगा। बैकवर्ड क्लास किससे संबंधित है? बैकवर्ड क्लास से। इसकी सिफारिशों को कुछ खास माना नहीं गया और इसने ज़्यादा सिफारिश भी नहीं किया था। लेकिन दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसने बवाल मचा दिया। मंडल आयोग, मंडल कमीशन, मंडल आयोग। हालांकि मंडल आयोग का गठन जो किया था, मंडल आयोग गठन किए थे मोरारजी देसाई ने। मंडल आयोग का गठन किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। और जब मोरारजी देसाई ने इसका गठन किया गया था तो इसने 1980 में रिपोर्ट दिया, और 78 में मोरारजी देसाई थे, 78 में, तो उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया था और 80 में जाके रिपोर्ट दिया। उस वक्त थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इसको बवाल हो गया उनके समय में। फिर राजीव गांधी की सरकार गई, कुछ मैटर था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, कांग्रेस में उस समय कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो, BP सिंह ने तो कांग्रेस की धज्जी उड़ा के रख दिया। उन्होंने इस आयोग को पारित कर दिया। इसने कहा कि SC और ST को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कितना आरक्षण मिलना चाहिए? 27% आरक्षण मिलना चाहिए OBC को। अब भैया हुआ घमासान। लोग जो जनरल जाति के थे उन्होंने कहा कि भैया हम लोग कोने कहाँ आएंगे, हम लोग कहाँ आएंगे? भाई आप ST को भी आरक्षण दे रहे हैं, SC को भी आरक्षण दे रहे हैं, OBC को भी आरक्षण दे रहे हैं, तो जनरल में लोग कहाँ जाएंगे? दिक्कत होती है जनरल वालों को थोड़ी बहुत। तो पहली बात तो देखो भाई, हम किसी SC ST या जनरल कैटेगरी किसी के समर्थन विरोध में नहीं है।
हम खुद एक जनरल में आते हैं, हमारा आज आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन बावजूद हमको ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आरक्षण हट जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं देखिए आरक्षण से जितना, अब भाई इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको हम समझा चुके हैं मूल अधिकार वाले टॉपिक में, अभी यहाँ दोबारा नहीं। अब यहाँ जब 27% आरक्षण की बात हुई तो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था ओबीसी इसका मंडल आयोग का। मंडल आयोग गठित किसने किया था? मोरारजी देसाई। गठित किसने किया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। लागू किसने किया? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह कांग्रेस को बर्बाद भी कर दिया था। वीपी सिंह पहले कांग्रेस का नेता था। मंडल आयोग ने कितना % आरक्षण दिया? हाँ यार, बफोर्स घोटाला तो बहुत बाद में था। बाद में पता चला कि बफोर्स में एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त थी। बफोर्स घोटाले की 2 बातें थी, एक कहा गया है कि इसमें घोटाला है, दूसरा कहा गया है कि ये जो बफोर्स तोप है ये किसी काम की नहीं है। तो हम घोटाले की भी तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बफोर्स गन बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि आज भी तैनात की गई है बॉर्डर पे। और 1999 का कारगिल बफोर्से के दम पे जीते थे हम लोग। अब ये बताइए कि क्या ये 27% आरक्षण देना सही है ओबीसी को? क्या ये 27% आरक्षण ओबीसी को देना सही है? नहीं सही था भाई। तो इसके लिए कई संशोधन किए गए, जिसमें आप जानते होंगे एक होगा आपका ईबीसी, एक होगा बीसी, एक होता है BC1, एक होता है BC2, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। भैया अब आप ओबीसी में किस में आते हैं? अब आप किस में आते हैं? ओबीसी में किस में आते हैं? अब ये डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से। आप ओबीसी में जरूर रहेंगे। जैसे हम आपको कौन सा एग्जाम्पल लें? जैसे ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहिए जो सब लोग परिचित हो। यादव जी लोग से सब लोग परिचित हैं। अरे आप में से बहुते लोग यादव जी होंगे। यादव जी हर गाँव में मिलेंगे आप लोग। ओबीसी में सबसे फेमस यादव जी। अब भाई देखो समझाने के लिए बता रहे हैं, यादव जी लोग गुस्सा नहीं होंगे। देखिए 2 चीज़ें होती हैं ओबीसी में। एक होता है क्रीमी लेयर। कौन सा भैया? एक क्रीमी लेयर मैंने मलाई मार रहा है। एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर, ये मलाई नहीं मार रहा है, नॉन क्रीमी। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये डिपेंड करता है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक आदमी कह रहे हैं आई एम यादव, बढ़िया भाई आप यादव है। तो क्रीमी लेयर इस बात को डिपेंड करता है कि आपको आरक्षण देना है या नहीं देना है। अब ये डिपेंड करता है एनुअल इनकम से। एनुअल इनकम, अगर आपका इनकम यानी एनुअल इनकम, एनुअल सालाना इनकम आपका 8 लाख से ज़्यादा है तो आप भैया पहले से मार रहे हैं मलाई, आप हैं क्रीमी लेयर में। लेकिन अगर आपका एनुअल इनकम, वार्षिक आय, एनुअल इनकम अगर 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है तो आपको मलाई नहीं मिल रही है। और अगर किसी का एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भैया वो मलाई मार रहा है, यह है क्रीमी लेयर में। इसे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। कहा जाएगा भैया आप ओबीसी में तो रहेंगे लेकिन जनरल की तरह ही आपसे बिहेव किया जाएगा, आपको वो 27% वाला आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ओबीसी में रहेंगे भैया आपको नहीं दिया जाएगा, आप इनकम ज़्यादा है। और नॉन क्रीमी लेयर में अगर 7 लाख से 8 लाख से कम है सालाना इनकम तो आपको क्या दे दिया जाएगा? लेयर दे दिया जाएगा। अब बताइए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ओबीसी में हैं और ओबीसी के साथ साथ क्रीमी लेयर में, ओबीसी के साथ साथ क्रीमी लेयर में। आई एम कुशवाहा जी लोग भी ओबीसी में ही आते हैं, किसान में होते हैं। कुशवाहा, कुर्मी, ये लोग फार्मर कैटेगरी में आते हैं, किसान होते हैं लोग, तो ये भी ओबीसी में आएंगे। अब आपकी इनकम अगर अच्छी है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अच्छी बात है, और इनकम कम है तो आरक्षण मिलेगा, ये भी ठीक बात है कि नहीं?
तो बैलेंस लेके चला गया है ओबीसी में। तो आप अगर देखेंगे तो ओबीसी को बड़ा बैलेंस वे में लेके गया गया है, लेकिन एससी एसटी के साथ कोई बैलेंस नहीं, भैया इन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो ये क्रीमी नॉन क्रीमी केवल किस पे लगता है? ओबीसी में लगता है। नॉन क्रीमी है, बढ़िया भाई। चलो भाई, अब आप लोग जोड़ते रहना क्रीमी है कि नॉन क्रीमी है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो ओबीसी में आप ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। पहला जो पिछड़ा जाति आयोग का नाम क्या था? काका कालेकर समिति। पहला पिछड़ा जाति आयोग का नाम था काका कालेकर समिति। दूसरा का नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई किए थे, 78 में वो चले गए। 80 में ससुरा रिपोर्ट दे दिया बीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और बीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया। इसी की वजह से उनकी सरकार भी गिर गई। बीपी सिंह ज़्यादा सरकार नहीं चला पाए, फिर कांग्रेस से अलग हो गए। राजीव गांधी को आके झेलना पड़ गया, राजीव गांधी फंस गए। 3 तलाक का मुद्दा था, शाहबानो वाला केस। शाहबानो मोदी जी के सामने जो 3 तलाक का मुद्दा देख रहे हैं, ऐसे ही राजीव गांधी के वक्त में था 3 तलाक वाला मुद्दा। अरे यार, धर्म इतना अजीब चीज होता है ना कि अच्छा भी समझाओ तो उसको खराब लगेगा, समझेंगे कि 3 तलाक खत्म कर दिए, क्या दिक्कत है? तो तलाक 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 मारेगा धाए दो, खत्म कहानी यहाँ पे। लो खत्म हो गया तलाक से, थोड़ा लाइफ चौपट कर दिया तलाक। तो फिर भी बवाल हुआ। ऐसे ही बवाल में बेचारा राजीव गांधी फंस गए थे, और राजीव गांधी नेतागिरी वाला गुण था नहीं, और मोदी जी में पूरा नेतागिरी वाला गुण है, निपट लिया अच्छा से, 3 तलाक के फेवर में उतार दिए बहुत लोगों को। चलिए इधर देखिए, क्रीमी नॉन क्रीमी में दिक्कत आपको नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना ये डिसाइड किया कि ये क्रीमी नॉन क्रीमी है, ये जो इकोनॉमिक के हिसाब से, बैकवर्ड को डिसाइड किया गया इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ओबीसी को इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी, एक तो सिंपली बैकवर्ड क्लास बीसी। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को कई जगह पे BC1 कहते हैं, और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को कई जगह पे BC2 कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने बिहार झारखंड में ज़्यादा देखे होंगे, बिहार झारखंड बंगाल में। यूपी में ये व्यवस्था नहीं है। यूपी में बस ये है कि आप ओबीसी में हैं, क्रीमी है कि नॉन क्रीमी है। लेकिन बिहार में जाएंगे तो उससे क्रीमी नॉन क्रीमी नहीं पूछता, वही बतिया यहाँ पे BC1 में कि BC2 में, इस टाइप का आपसे पूछ देगा। ये सुने कि नहीं सुने? अब आप में से BC1 BC2 भी बहुत से लोग जानते होंगे। BC1 BC2 ये बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास BC1 BC2 में आ जाते हैं लोग। अब ये कैटेगरी वाइज देखेंगे, ये थोड़ा सा आर्थिक रूप से पीछे है, एक तरह से कह दीजिए कि ये नॉन क्रीमी की टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। ये क्रीमी लेयर टाइप के हो जाएंगे, इनका इनकम थोड़ा सा क्या रहता है, बहुत कम। नॉन क्रीमी टाइप का इनका इनकम बहुत कम रहता है, और इनका इनकम अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 कैटेगरी में यहाँ पर ये चले जाते हैं लोग, BC1 और BC2 की कैटेगरी में देखेंगे तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग इस सब का डिसीजन लेता है। किसी को कोई दिक्कत है पिछड़ा वर्ग आयोग में? किसी को दिक्कत? आगे देखें। अब ये ओबीसी में एक और चीज शामिल कर दिया गया। 2014 में 13-14 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया ओबीसी में हम लोग एक और चीजों को शामिल कर देते हैं, और उसे भी 27% आरक्षण दिया जाएगा। कितना परसेंट? 27% आरक्षण दिया जाएगा। किन्हें? किन्नर को। किसे? किन्नर को। किन्नर मतलब समझते हैं ना, जो ट्रेन में भीख मांगते हैं सब, हिजड़ा, जो इसे ताली बजा बजा के किन्नर जो मांगते हैं सब, उन्हें भी अब ओबीसी के दर्जा दिया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि अब बहुत सारे किन्नर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सफाई कर्मी या कई जगहों पे ये सब जॉब करते हैं, सब नगर निगम वगैरह में इन्हें क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। और अच्छी बात है भैया, मेहनत ये लोग करते हैं, अपना मिले वहाँ पे आरक्षण है। ये लोग को जरूरी भी था आरक्षण यहाँ पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किन्नरों को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उन्हें ओबीसी में रखा गया है। किन्हें में रखा गया है? ओबीसी में रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आपसे एक बार दोबारा सब पूछ लेते हैं। भाग 16 किस चीज की चर्चा करता है? कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा है।
भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा है, 330 से लेकर 342 तक है। 330 में लोकसभा में SC ST 84 और 47, और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन अभी खत्म कर दिया गया, बस इसी का आगे बढ़ा दीजिएगा। 32 में विधानसभा में SC ST, 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन। बाकी उन लोग की नौकरी वगैरह में भी आरक्षण की चर्चा है, प्रमोशन में भी सब की चर्चा जरूरी नहीं है। 368 338 SC आयोग, 338 का क ST आयोग, और 39 में SC और ST का प्रशासन एवं कल्याण लोक किसका काम है, कर्तव्य, केंद्र का कर्तव्य। 340 में क्या बोला गया है कि पिछड़ा जाति आयोग, OBC आयोग, बैकवर्ड क्लास आयोग। पहला पिछड़ा जाति आयोग काका कालेकर, दूसरा मंडल आयोग 27% आरक्षण दिया, भारत में बवाल कर दिया। मंडल आयोग को ही कहा जाता है आरक्षण का जन्मदाता, आरक्षण का जन्मदाता, क्योंकि SC ST को आरक्षण से किसी को कुछ खास ऐतराज नहीं था, लेकिन मंडल आयोग ने एक बहुत ही बड़े हिस्से को क्या कर दिया, आरक्षण का हिस्सा बना दिया। अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग। देखिए, जब तक एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक आपका क्लास 12 बजे ही होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एप्लीकेशन पे वर्क होते रहता है, इस वजह से वहाँ पर क्लास नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लोग मैप। 1 बज गया, 12 बज गया, मैप का क्लास 12 नहीं 1 बज गया, 1 बज गया मैप का क्लास, उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑप्शन कई लोगों का दिख रहा होगा लेकिन वर्क नहीं कर रहा होगा, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। चलिए अब कल करेंगे लोग ज्योग्राफी के क्लास 2 बजे। हाँ भाई क्लास होगा 12 बजे से भी 10 मिनट बाद आपका मैप का क्लास।